प्रिय साथियों, आप आरपीएफ रूल 72 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी के एवज में आज मैं सेट नंबर 16 को लेकर आया हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग दोस्त पुराने हैं, यदि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए जो सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ये सेट नंबर 16 है। जैसे ही 17 नंबर सेट डालूं तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन पे। दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। उच्च न्यायालय। क्या उच्च न्यायालय दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित है? बिल्कुल है। ऑप्शन 2 है सेशन न्यायालय। क्या ये दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित है? नहीं है। ये है लेकिन पूछ रहे नहीं है। ऑप्शन 3 जिला न्यायालय। ऑप्शन 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 में यह बताया गया है कि दंड न्यायालयों के वर्ग में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा न्यायालय, कौन कौन से कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये सब मेंशन किया गया है। आप उसमें देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय भी दंड न्यायालय के वर्ग में आते हैं, सेशन न्यायालय भी आते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आते हैं, लेकिन जिला न्यायालय नहीं आता है। तो ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 पे ट्रिक कर देंगे, जिला न्यायालय सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति किसे दी गई है? तो ये शक्ति किसे दी गई है? ऑप्शन देखते हैं। उच्च न्यायालय, राज्य शासन, जिला न्यायाधीश, जिला दंडाधिकारी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य शासन। राज्य शासन को ही पावर होता है कि किसी जिले के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति करे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय साक्ष्य की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा यहाँ पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तत्वों के संबंध में सुसंगत का नियम प्रतिपादित करती है? ऑप्शन देखते हैं। हेतु, तैयारी, और तीसरा ऑप्शन पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती, और चौथा ऑप्शन है सभी। इसमें सभी होगा जो कि सुसंगत का नियम प्रतिपादित करती है। ये सही कर देंगे। ये धारा 8 में दिया गया है। आप ये नहीं, सभी ये होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 लागू होती है। ऑप्शन देखते हैं। हत्या करने के प्रयास में क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 511 लागू होगी? नहीं। हत्या करने के प्रयास में आईपीसी की धारा 307 लागू होता है। चलते हैं दूसरा देखते हैं। आत्महत्या के प्रयास में क्या 511 लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आत्महत्या के प्रयास में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 लागू होगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 307, इसमें हो जाएगा 309। चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। चोरी करने के प्रयास में इसमें कहीं पे कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 511 लागू हो जाएगा। ऑप्शन 4 है लूट करने के प्रयास में। तो लूट करने के प्रयास में कौन सा? 393, आईपीसी की धारा 393। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 511 क्या कहती है कि आजीवन कारावास के दंड से दंडित करने वाला कोई भी अपराध होता है, कोई भी ऐसा अपराध जिसका दंड आजीवन कारावास हो या अन्य कारावास से संबंधित कोई अपराध करता है, अपराध जो कि प्रयास के लिए, कोई भी अपराध है जो उसका दंड आजीवन कारावास हो या आपका ये आजीवन कारावास हो या कोई भी अन्य कारावास हो, उसके प्रयास के लिए यदि दंड का प्रावधान अगर नहीं दिया गया है भारतीय दंड संहिता में तो वो 511 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। तो उसमें वहाँ पे धारा 511 लागू होगी। तो चोरी करने के प्रयास के लिए कहीं मेंशन नहीं है, तो चोरी करने के प्रयास के लिए इसमें 511 लागू होगा। ऑप्शन 3 सही कर देंगे, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5। श्याम नामक एक व्यक्ति नौकरी पाने की आशा से एक नकली अंक सूची तैयार करता है। उसने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? रिष्टी का, ऑप्शन 2 छल का, ऑप्शन 3 कूट रचना, ऑप्शन 4 मिथ्याकरण। दोस्तों, यहाँ कूट रचना का होगा सही, कूट रचना, क्योंकि वो एक नकली अंक सूची तैयार करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6। रेलगाड़ी के डिब्बे में भीख मांगने पर रेलवे एक्ट की धारा के अंतर्गत सजा होगी। दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत?
क्या 144 ए है? 144 ए में क्या बताया गया है? 144 में ये बताया गया है कि यदि कोई रेलगाड़ी के डिब्बे में या रेल परिसर में अवैध रूप से, जिसके पास कुछ भी वैध लाइसेंस नहीं है, अवैध रूप से वेंडरिंग करता है या खाद्य पदार्थ बेचता है, तो उसे 144 ए के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ऑप्शन 2 देखते हैं, 144 बी, यही है सही। 144 बी में यदि कोई भीख मांगता है रेलगाड़ी के डब्बे में या रेल परिसर में, तो उसे 144 बी के तहत दंडित किया जाता है। 143 बी, ये भी नहीं होगा। 141, ये तो 141 है, संचार साधनों से छेड़खानी जो करे, इसका सीधा सा ये मतलब है कि यदि कोई चैन पुलिंग करता है तो उसे 141 के अंतर्गत सज़ा सुनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भीख मांगने पर रेलवे एक्ट की धारा के अंतर्गत सज़ा होगी 144 बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? डेली आर्म्स एमनेशन जारी रजिस्टर है। देखते हैं। ऑप्शन है A1। A1 में क्या जारी होता है? A1 स्टार्टिंग A1 से ही होता है। आप इसको ट्रिकली देख लीजिए, आप दिमाग में भी इसे अपने गेस करिए कि सबसे पहले आर्म्स आएगा तो आर्म्स स्टॉक हो जाएगा, वो आर्म्स स्टॉक रजिस्टर। तो आर्म्स का स्टॉक होगा हमारे पास, तो आर्म्स स्टॉक रजिस्टर जो होता है वो A1 में होता है। जब आर्म्स होगा तो उसके ऊपर आर्सनल नंबर चढ़ेगा, तो A1A होता है, तो उस पर आर्सनल नंबर बुक रजिस्टर हो जाता है A1A। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि डेली आर्म्स एमनेशन जारी रजिस्टर पूछ रहा है। ऑप्शन 3 A2 आर्सनल नंबर चढ़ने के बाद क्या होता है? एमुनेशन स्टॉक रजिस्टर। आर्म्स स्टॉक A1 में हो गया, आर्सनल नंबर हो गया A1A में, तो A2 आ जाएगा एमुनेशन स्टॉक रजिस्टर A2 हो जाएगा। तो देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है? A3। अब जारी हो जाएगा एमुनेशन, आर्म्स एमुनेशन जब जारी किया जाएगा तो A3 में चला जाएगा, तो A3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8। रेल सुरक्षा बल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत RPF बल सदस्य को पदच्युत या किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है? देखते हैं ऑप्शन। धारा 9, धारा 8, धारा 7 और धारा 11। दोस्तों नीचे से देखते हैं फोर्थ विकल्प से। धारा 11 क्या कहता है? धारा 11 में है RPF के बल सदस्यों का कर्तव्य के बारे में धारा 11 में बताया गया है। और धारा 7 में क्या है? बल सदस्यों को प्रमाण पत्र, जो चयन होते हैं बल सदस्य, उनके लिए प्रमाण पत्र जो मिलता है वो धारा 7 में बताया गया है। धारा 8 में क्या है? धारा 8 में प्रशासनिक निहित किसमें हाथों में होगी ये बताया गया है। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत RPF बल सदस्य को पदच्युत किया निलंबित किया जा सकता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा धारा 9। धारा 9 पे ट्रिक कर देंगे, क्योंकि धारा 8 में क्या दिया गया है? धारा 8 में बल का अधीक्षण किसके हाथ में निहित होगा और प्रशासनिक शक्तियों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया है। और धारा 7 क्या है? धारा 7 में प्रमाण पत्र, बल सदस्यों का जब चयन होता है तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो धारा 7 में है। और चौथा है धारा 11। धारा 11 बल सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, तो सही उत्तर इसका धारा 9 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होगा? कौन होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी? आयोग का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है आयोग का वरिष्ठ अध्यक्ष सदस्य, आयोग का महासचिव, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है आयोग का महासचिव। आयोग का महासचिव तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, वरिष्ठ अधिकारी की परिभाषा RPUP एक्ट की किस धारा में है? दोस्तों इसका ऑप्शन देने से पहले आप सभी मित्रों से हमारा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक घंटी का बटन होगा, उसे भी क्लिक करें। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक लिंक रखा हुआ है। लगभग हम सभी वीडियो में लिंक डालने की कोशिश करते हैं। उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपके ब्राउज़र में जब ये ओपन होगा तो इस पेपर का पैटर्न खुलेगा। ये वीडियो फॉर्मेट है, वो PDF फॉर्मेट में खुलेगा। आज आप उस क्विज को पूरा करें
उस क्विज को पूरा करने के बाद आप अपने स्कोर को देखें, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। देखते हैं इस ऑप्शन को। ऑप्शन 1 है धारा 2A, ऑप्शन 2 है धारा 2C, ऑप्शन 3 है धारा 2D और ऑप्शन 4 है धारा 2E। ये सीरियल से है दोस्तों, इसको सीरियल से याद करिएगा। 2A में बल की परिभाषा दी गई है, बल के बाद क्या आएगा, बल सदस्य आ जाएगा। तो 2B में बल सदस्य की परिभाषा है, लेकिन यहाँ तो बल सदस्य पूछ नहीं रहा है, यहाँ वरिष्ठ अधिकारी पूछ रहा है। दोस्तों जब बल हो गया, बल का गठन हो गया, इसके बाद बल सदस्य होंगे 2B में। अब 2C में क्या हो जाएगा, 2A बल हो गया, 2B बल सदस्य हो गया और 2C क्या हो जाएगा, बल अधिकारी। और 2D में रेलवे संपत्ति आ जाता है। इसी को ख्याल करिएगा कि 2D में रेलवे संपत्ति होता है। अब 2E में क्या हो जाता है, 2E में वरिष्ठ अधिकारी की परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ वरिष्ठ अधिकारी की ही परिभाषा पूछ रहा है, तो धारा 2E सही कर देंगे। धारा 2E में वरिष्ठ अधिकारी की परिभाषा दी गई है। आप सभी मित्रों का इस वीडियो को देखने के लिए हमारा धन्यवाद है। आप अगले वीडियो में हमारे सेट नंबर 17 को हल करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा। हमारे 17 नंबर सेट को देखने के लिए आप अपने मोबाइल पर हमारे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।